महाप्राण योगेंद्र नाथ मंडल स्मृति दिवस 5 अक्टूबर 1968। रामेश्वर मंडल, अनुवादक, बंगला से हिंदी में। महाप्राण योगेंद्र नाथ मंडल जी नमो शूद्र समाज से थे। उनका जन्म अविभाजित बंगाल के बरिशाल जिला के अंतर्गत गौरी नदी थाना के मेस्तरकांदी ग्राम में 29 जनवरी 1908 को हुआ था। पिता रामदयाल मंडल, जिनके 4 पुत्र थे, महानंद, प्रेमानंद, सदानंद, योगेंद्र एवं 2 पुत्रियां। पिता यात्री वही नौक चलाकर एवं नाम मात्र की खेती करके बहुत कष्ट से संसार चलाते थे। योगेंद्र नाथ मंडल ग्राम के विद्यालय में शिक्षा पूरी कर वार्थी तारा इंस्टीट्यूट में 5वीं श्रेणी में भर्ती हुए। इसी इंस्टीट्यूट से 1924 में प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने के पश्चात बरिशाल में B.M. कॉलेज में भर्ती हुए। उस कॉलेज में सवर्ण हिंदू छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सरस्वती पूजा की अंजलि नहीं देने देते थे। इस अन्याय के प्रतिवाद में उन्होंने प्रथम अनुसूचित जाति आंदोलन शुरू किया। उक्त कॉलेज से BA पास करने के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से 1934 में BL कर कोलकाता में ही उन्होंने वकालत शुरू की, किंतु बेकिंग नहीं मिलने के कारण एवं निम्न जाति का होने के कारण मोवकल नहीं आता था, इसलिए वे बरिशाल में आकर वकील कुलदारंजन दास के जूनियर के हिसाब से वकालत शुरू की। गरीबों से वे फीस नहीं लेते थे। वे बहुत आसानी से लोकप्रिय हो गए। योगेंद्र नाथ मंडल ग्राम के विद्यालय में शिक्षा पूरी कर वार्थी तारा इंस्टीट्यूट में 5वीं श्रेणी में भर्ती हुए। इसी इंस्टीट्यूट से 1924 ईस्वी में प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने के पश्चात बरिशाल में B.M. कॉलेज में भर्ती हुए। उस कॉलेज में सवर्ण हिंदू छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सरस्वती पूजा की अंजलि नहीं देने देते थे। इस अन्याय के प्रतिवाद में उन्होंने प्रथम अनुसूचित जाति आंदोलन शुरू किया। उक्त कॉलेज से BA पास करने के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से 1934 में BL कर कोलकाता में ही उन्होंने वकालत शुरू की, किंतु बेकिंग नहीं मिलने के कारण एवं निम्न जाति का होने के कारण मोवकल नहीं आता था, इसलिए वे बरिशाल में आकर वकील कुलदारंजन दास के जूनियर के हिसाब से वकालत शुरू की। गरीबों से वे फीस नहीं लेते थे। वे बहुत आसानी से लोकप्रिय हो गए। योगेंद्र नाथ मंडल 1937 ईस्वी में जिला परिषद के सदस्य बने। उन्होंने बरिशाल के उत्तर पूर्व केंद्र के कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार दत्त के भतीजे को 1416 वोटों से हराकर संपूर्ण बंगाल में लोकप्रियता हासिल की। निम्न वर्ण पुलिसकर्मी और उच्च वर्ण पुलिसकर्मी एक ही कैंपस में रहते थे। उच्च वर्ण पुलिसकर्मी निम्न वर्ण पुलिसकर्मियों पर अत्याचार करते थे। योगेंद्र नाथ मंडल जी ने निम्न वर्ण पुलिसकर्मियों के लिए अलग कैंपस की व्यवस्था की। उनके ही प्रयास से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 4th श्रेणी से छात्रवृत्ति की हुई। उन्होंने आगलजरा भेगाई हालदार पब्लिक एकेडमिक जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में उत्क्रमित किया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस को अनुसूचित जाति की दुर्दशा से अवगत करा, उनसे समर्थन हासिल किया। फजलुल हक के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो जिला स्कूल बोर्ड गठित हुआ, उसमें उनके एवं ऋषिकलाल विश्वास के प्रयास से अनुसूचित जाति के 2 सदस्यों को लेने की व्यवस्था हुई। नजीमुद्दीन के मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण एवं ऋणदान मंत्री के रूप में योगदान देने के बाद उन्होंने 3 छात्रावास प्रतिष्ठित की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं कैंपवेल मेडिकल स्कूल में आरक्षण की व्यवस्था की। 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक दल का निर्माण किया था। उस समय बरिशाल में ज्ञानपीठ हाई स्कूल मैदान में योगेंद्र नाथ मंडल जी के सभापतित्व में नेताजी को स्मरणीय संवर्धना दी गई। उसी समय उन्होंने कोलकाता कॉर्पोरेशन निर्वाचन में आरक्षित कोटा की दावेदारी पेश कर 70 सीटों में से 7 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करवाया। उक्त निर्वाचन में शरद चंद्र बोस के सहयोग से 3 नंबर बटतला वार्ड से प्रचुर वोट से विजय हुए एवं उन्होंने प्रत्येक विभाग में 5-5 अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था की। 1942 ईस्वी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के श्रम मंत्री होने के बाद संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति फेडरेशन का निर्माण हुआ एवं योगेंद्र नाथ मंडल जी बंगाल शाखा के सभापति बने। 1943 ईस्वी में बम्बई में भारत के विभिन्न प्रदेशों के सूचना मंत्रियों की 3 दिनों की बैठक हुई। वहीं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से उनकी प्रथम मुलाकात हुई। 1943 ईस्वी में जब वे सुरावदी मंत्रिमंडल में कानून, पोत और गृह निर्माण मंत्री बने, उस समय उन्होंने शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2वीं श्रेणी से पास करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की भर्ती की व्यवस्था की। 1946 ईस्वी में भारत में आम चुनाव हुआ। उसमें अनुसूचित जाति फेडरेशन द्वारा संपूर्ण भारत में 28 उम्मीदवार खड़ा किया गया।
उसमें एकमात्र स्वयं बासरगंज दक्षिण केंद्र से निर्वाचित हुए। इसके अलावा 3 व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार मुकुंद बिहारी मल्लिक खुलना से, PR ठाकुर फरीदपुर से एवं नगेंद्र नारायण राय रंगपुर से विजयी हुए। 1946 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा के गठन की घोषणा हुई। निर्वाचित MLA के वोट द्वारा संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य होंगे, ऐसा तय हुआ। डॉक्टर अंबेडकर साहिब के पास संविधान सभा में जाने के लिए एक भी MLA वोट नहीं था। उन्होंने पहले दक्षिण भारत में फिर कोलकाता में एंग्लो इंडियन MLA का समर्थन पाने के लिए आए, किंतु निराशा हाथ लगी। उस समय बंगाल का प्रधानमंत्री सईद सुहरावर्दी एवं योगेंद्र नाथ मंडल जी ने बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर साहिब को संविधान सभा में जिताकर भेजने की कोशिश की। योगेंद्र नाथ मंडल जी के इस प्रयास के कारण उच्च जाति के हिंदू लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे लोग योगेंद्र नाथ मंडल जी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलने लगे। डॉक्टर अंबेडकर साहिब के साथ व्यक्तिगत तिक्तता रहने के बावजूद नमोशूद नेता मुकुंद बिहारी मल्लिक को योगेंद्र नाथ मंडल जी ने समझाकर राजी किया। गयानाथ विश्वास के लड़के को सब रजिस्ट्रार के पद पर नौकरी देकर द्वारिकानाथ बारूरी को सुरावदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने का वादा करके एवं अस्वस्थ नागेंद्र नारायण राय को अपने खर्च पर कोलकाता में चिकित्सा कराकर उनका समर्थन प्राप्त किया। संपूर्ण भारत में कांग्रेस एवं हिंदू महासभा के नेताओं ने जब निर्णय किया था कि किसी भी परिस्थिति में अंबेडकर को संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे, ऐसे में बंगाल के प्रधानमंत्री सुरावदी के सहयोग से योगेंद्र नाथ मंडल जी ने असंभव को संभव कर बंगाल से 6 MLA का समर्थन लेकर अंबेडकर साहिब को संविधान सभा में जिताकर भेजा। डॉक्टर अंबेडकर साहिब संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति के चेयरमैन मनोनीत हुए एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा OBC के लोगों के लिए आरक्षण के अवसर को संविधान में लिपिबद्ध किए। उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब को संविधान सभा में मनोनीत करने में PR ठाकुर ने वोट तो दिया नहीं बल्कि विरोध ही किया था। फिर किसलिए PR ठाकुर का परिवार योगेंद्र नाथ मंडल एवं बाबा साहेब की दी हुई आरक्षण की सुविधा लेकर अच्छे लोग बन रहे हैं, और तो और वे योगेंद्र नाथ मंडल जी को कुलगार भी कह रहे हैं। ऐसे लोग नमकहराम होते हैं। 1946 ईस्वी में नेहरू मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के एकमात्र जगजीवन राम को स्थान देने से बाबा साहेब क्षुब्ध हुए। फलस्वरूप 4 MLA द्वारिकानाथ बारूरी, फरीदपुर भोलानाथ विश्वास, यशोर हारान चंद्र विश्वास पावना एवं गयानाथ विश्वास मयमन सिंह कांग्रेस छोड़कर SC फेडरेशन में योगदान दिया। इस समय जब मुस्लिम लीग कांग्रेस को सहयोग किया, तब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बनकर योगेंद्र नाथ ने अविभाजित भारत की अंतर्वर्ती सरकार का प्रथम अनुसूचित कानून मंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया। उनके मंत्रित्व काल में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर दिल्ली आए। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। मुख्यतः मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने मिलकर भारत को 2 भाग में बांटकर भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों के गठन का सिद्धांत लिया। बंगाल के हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 14 अप्रैल को तारकेश्वर में स्पष्ट भाषा में घोषणा की कि बंगाल का बंटवारा हिंदुओं के लिए जीवन मरण की समस्या है और हम हिंदुओं के पक्ष में एक होमलैंड के लिए बंगाल का बंटवारा चाहते हैं। 11 मई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा, घटना के दबाव में जिन्ना यदि कैबिनेट मिशन योजना को अंत में ग्रहण के लिए बाध्य होते हैं और पाकिस्तान की मांग को छोड़ देते हैं, तब भी बंगाल के बंटवारा का प्रश्न परित्यक्त न हो। वे अनुग्रह करके देखेंगे, पाकिस्तान बने या न बने, वर्तमान बंगाल की सीमा के बीच 2 प्रदेश होना चाहिए। हम लोग यह मांग करते हैं। इस समय योगेंद्र नाथ मंडल जी ने बंगाल बंटवारे का तीव्र विरोध किया था। उन्होंने बताया कि बंगाल के खंडित होने पर पश्चिम बंगाल में जहां हिंदुओं की जनसंख्या 1,28,57,431 होगी, वहीं पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 1,40,90,942 होगी। इसलिए देश का बंटवारा कभी भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं जाएगा। इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी को कभी भी इस देश में लाकर पुनर्वास करना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वे जानते थे कि उनकी प्रिय अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कृषि कार्य, हस्तकला एवं मछलियों की खेती जैसी जीविका छोड़कर रातों रात चलकर भारत आना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बंगाल के बंटवारे को रोकने की चेष्टा की। किंतु सवर्ण हिंदू ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जानते थे कि देश का बंटवारा नहीं होता है तो देश की शासन व्यवस्था शूद्र वर्ग के हाथों में चला जाएगा और शूद्र जागरण की सृष्टि होगी, क्योंकि बंगाल का नमोशूद्र समाज चिंता चेतना में बहुत आगे है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस, आबुल हासिम एवं सुरावदी के संगठन के साथ मिलकर योगेंद्र नाथ मंडल जी ने अविभाजित स्वाधीन बंगाल राष्ट्र गठन के लिए आंदोलन किया।
उन्होंने घोषणा की कि बंगाल का बंटवारा होने पर पश्चिम बंगाल के लोगों को दिल्ली एवं पूर्व पाकिस्तान के लोगों को कराची के पास भिक्षा पात्र लेकर खड़ा होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वर्तमान में एनआरसी प्रमाण कर रहा है, किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चिरशत्रु मनुवादी कांग्रेस, बाबा साहेब के विरोधी हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग के जिन्ना की कोशिश के कारण अंत में योगेंद्रनाथ जी की कोशिश व्यर्थ हो गई और भारत का बंटवारा हो गया। बंगाल बंटवारा के लिए 20 जून 1947 को वोटिंग होना तय हुआ। बंगाल के पश्चिमी प्रांत के 11 जिला का एमएलए वर्धमान के महाराजा उदय चांद महव के सभापतित्व में सिद्धांत ग्रहण करेंगे। उन लोगों ने 58-21 वोट की संख्याधिक बल से देश बंटवारे का सिद्धांत ग्रहण किया। दो कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु एवं रतनलाल ब्राह्मण ने बंगाल बंटवारे के पक्ष में वोट दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम प्रधान पूर्वी प्रांत के 16 जिले का एमएलए ने नूरुल आमीन के सभापतित्व में 106-35 बंगाल के विभाजन के विरोध का सिद्धांत लिया, अर्थात मुसलमान एवं अनुसूचित जाति के लोग बंगाल विभाजन नहीं चाहते थे। संयुक्त अधिवेशन में 127 लोग बंगाल विभाजन का विरोध किया एवं 93 लोग बंगाल विभाजन के पक्ष में वोट दिया। इसके पूर्व 1944 ईस्वी में सीपीआई के संपादक पीसी जोशी ने एक पुस्तक लिखकर बंगाल विभाजन की सिफारिश की थी। उसी समय नदिया, मालदा एवं दिनाजपुर को पूर्ण रूप से पाकिस्तान को देने की बात कही गई ताकि अनुसूचित जाति के लोग सिर नहीं उठा पाए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठकर विभाजन कमीशन के प्रधान रैटक्लिफ ने पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल का मानचित्र तैयार किया। उस समय मुस्लिम लीग ने नदिया, मुर्शिदाबाद एवं दिनाजपुर मुस्लिम प्रधानता होने के कारण पाकिस्तान में शामिल करने की मांग की, किंतु इस मांग को स्वीकार करने से उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच बड़ा गैप फासला हो जाता, जिससे उनके बीच कोई संपर्क नहीं रहता। इन जिलों को भारत में रखने के एवज में डॉक्टर विधान चंद्र राय को फरीदपुर, खुलना एवं बरिशाल जिले का संपूर्ण भाग, यशोर जिला का बड़ा भाग एवं नदिया जिले का एक महकमा पाकिस्तान के लिए छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं दिखा। फलस्वरूप दिनाजपुर एवं दार्जिलिंग के बीच कई माह तक फासला बना रहा। बाद में बिहार के पूर्णिया जिले के इस्लामपुर महकमे को बंगाल में जोड़कर किसी तरह अखंड बंगाल का निर्माण हुआ। योगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रिय अनुसूचित समाज पूर्व पाकिस्तान में पड़ जाने के कारण किरण चंद्र राय, शिरीष चटर्जी, कामिनी कुमार दत्ता, धीरेन्द्र नाथ दत्ता, प्रेम हरि वर्मन, विराट चंद्र मंडल, धनंजय राय, अक्षय कुमार दास प्रमुख हिंदू एमएलए भी पाकिस्तान में सम्मिलित हुए एवं जिन्ना के अनुरोध पर महाप्राण योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून एवं श्रम मंत्री बने। सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए पाकिस्तान के मंत्रिमंडल के साथ योगेंद्रनाथ मंडल जी का मनोमालिन्य बढ़ता रहा। अंत में वे 16 सितंबर 1950 ईस्वी को कोलकाता चले आए एवं मंत्रिमंडल से पदत्याग कर दिए। भारत आने पर वे शरणार्थियों के सुयोग सुविधा की मांग को लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ाई लड़ते रहे। योगेंद्रनाथ मंडल जी का भारत आना गौ पुत्रों को स्वीकार नहीं हो रहा था। वे लोग उनके खिलाफ समाज में घृणा पैदा करने लगे थे। वे लोग जानते थे कि ये नमोशूद्र एवं अनुसूचित समाज के मूर्ख लोग अपने समाज के ही लोगों के प्रति निंदा को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं। इसीलिए वे बड़ी कुशलता पूर्वक इस समाज के लोगों के दिमाग में योगेंद्रनाथ मंडल जी के विरुद्ध घृणास्पद बातें डालकर उसके दिमाग की धुलाई करते रहे। आज भी कुछ मूर्ख गुलाम लोग उसी मार्ग में चलकर योगेंद्रनाथ मंडल के खिलाफ चर्चा करते हैं। 1966 ईस्वी में सर बी.एन. लकू ने पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों की सूची से नमोशूद्र, राजवंशी, सूनी और धोबी को बाहर निकालने की सिफारिश की थी। उस समय बंगाल से कोई एमएलए ने इसका प्रतिवाद नहीं किया था। तब एकमात्र योगेंद्रनाथ मंडल जी ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं राष्ट्रपति से बातचीत कर उक्त चारों समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन कर उक्त सूची में रखवाने की व्यवस्था की। 1968 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल सेन जोर देकर शरणार्थियों को बंगाल से बाहर भेजता रहा। शरणार्थी शिविर से आंदोलनकारियों को जेल में भेजा। यहाँ तक कि पीआर ठाकुर जो प्रफुल्ल सेन के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनके घर में भी पुलिस पहुंची। घटना के प्रतिवाद में पीआर ठाकुर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद उनको भी जेल भेजा गया। फलस्वरूप हासाखाली विधानसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन का प्रयोजन हुआ। इस समय केवल योगेंद्रनाथ मंडल जी ने चेतनशील लोगों को साथ लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के हिसाब से रमेंद्र कुमार मल्लिक के विरुद्ध प्रतिद्वंद्विता की और बगुला कॉलेज के मैदान में विशाल जनसभा किया, किंतु कांग्रेस के अर्थबल, बाहुबल एवं उच्च वर्णीय प्रचार के कारण वे हार गए।
उस साल 5 अक्टूबर को बागदा निर्वाचन कार्यालय का उद्बोधन कर कोलकाता आने के समय बनगांव जाने वाली बस में वे उठे। बनगांव उतरने पर उनको पेट में दर्द का अनुभव हुआ। डॉक्टर आने के पूर्व ही अनुसूचित समाज के सूर्य महाप्राण योगेंद्र नाथ मंडल का परिनिर्वाण 5 अक्टूबर 1968 को हो गया। इतने बड़े महान नेता की समाधि के लिए 1 इंच जगह तक नहीं मिली, किंतु निस्वार्थ सर्वत्यागी इस महामानव को मृत्यु के समय कोई स्थान न मिलने पर भी भारत के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उनके लिए हमेशा जगह रहेगा। उनके भतीजे शरद चंद्र मंडल के घर में उनका दाह संस्कार हुआ।